हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल टॉपिक जहाँ पे छोड़ा था। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था सर? थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था सर? हमने पहले तो समझा था कि ऑडिट होता क्या है, व्हाट इज ऑडिट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमने वो पढ़ी। सेकंड नंबर पे हमने वाई ऑडिट, ऑडिटर कैसे चाहिए होता है, ऑडिटर ही क्यों चाहिए होता है, उसकी इंडिपेंडेंस के बारे में हमने समझा। और ओवरऑल रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कहाँ से आया, ये सारे एरियाज को हमने लिंक करके फिर हम पहुंचे थे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो मैंने बताया था। आपके ऑडिट में सबसे बड़ी हर्डल एक होती है विच इज फाइंडिंग द मिस स्टेटमेंट्स। यस। तो सर हमने जब मिसस्टेटमेंट्स की बात करी तब हमें पता चला कि जब हमें मिसस्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी तो हमें 700 के अंदर जिन मिसस्टेटमेंट्स के बारे में ऑडिटर ओपिनियन देता है, अपना एक्सप्रेस करता है ओपिनियन, जिसके लिए उसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए होते हैं, वो कौन सी होती हैं? मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अब आता है सर मटीरियल मिसस्टेटमेंट अगर आती है तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो भी हमने वो मटीरियल मिसस्टेटमेंट मटीरियल बनती कैसे है? मिसस्टेटमेंट तो हो सकती है लेकिन वो मटीरियल कैसे बनेंगे उसके बारे में कैसे पता चलेगा? बिल्कुल। तो इसके से थोड़ा सा पहले जाके हमें समझना पड़ेगा कि मिसस्टेटमेंट्स होती कितने टाइप की हैं। अब जो 315 और 330 की हमने एंडिंग करनी है, फिर हमने 315 पढ़ा था, उसके अंदर हमने पूरा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ा, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस पढ़ा। सर प्रोसीजर क्या था? एसीपीडी के लिए, और प्रोसेस किसके लिए था? इंटरनल कंट्रोल्स के लिए। वहां से हमने निकाल के लाए, हमने आइडेंटिफाई करा, असेस करा, इधर हमने इंक्वायरी करी, ऑब्जर्वेशन करी। इन सबसे हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा के ये जाना कि हमें हमारा नेचर, टाइम और एक्सटेंट क्या होना चाहिए, किसका सर? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का, जो हमारा क्या होता है? रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। जब हमें अपने रैप का रिस्पॉन्स रेडी करना होता है और उसके लिए फर्दर चेकिंग करनी होती है तो हमें 330 में जाना पड़ता है। और 330 हमें हेल्प करता है किसके लिए? हमारे रिस्क के रिस्पॉन्स को रेडी करने के लिए। हमें बोलते हैं फर्दर टेस्टिंग कहां कहां पे चाहिए, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बेसिस पे हमारा टेस्ट ऑफ डिटेल्स कैसा रहेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो कम रहेगा, कम होंगे तो अच्छा रहेगा। वो सारा का सारा एरिया कवर करने के लिए हमारा 330 होता है, जो हमें बताता है कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स हमारे कहां कहां पे, हमें कैसे उनका नेचर, टाइम और एक्सटेंट हमारा क्या रहेगा। यस और नो? यस सर। तो 315 में सर हमने पढ़ लिया, हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली बिजनेस की अच्छे तरीके से। उसके अंदर हमने इंटरनल कंट्रोल समझा, उसके अंदर हमने इंटरनल कंट्रोल का एनवायरनमेंट समझा, इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर हमने उसकी कंट्रोल एक्टिविटीज को समझा। और उसके बाद हमने कहां कहां पे कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स के बिना कहां कहां पे हमारी गेम नहीं बन सकती, जैसे कि आईटी कंपनीज हो गई सर, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, क्या वहां पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का होना मैंडेटरी है? बिल्कुल सर, वेरी एसेंशियल। अकेला सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स क्या नहीं कर सकते? सारा काम नहीं कर सकते। इसका रीजन भी हमने समझा। यस सर, इतना सब कुछ पढ़ा था कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा था। चलो, अब उसके बाद कहानी आती है सर 315 और 330 लगाने के बाद हमारे को मिलता क्या है, विच इज अ वेरी राइट क्वेश्चन। अब 315 लगाया, बिल्कुल 315 के बेसिस पे 330 का एक्सटेंट रेडी करके 330 भी लगा लिया। यस सर। एक रिस्पॉन्स से मैंने पूरी फर्दर चेकिंग कर ली। अब जब मैंने फर्दर चेकिंग कर ली उसके टाइम पे जब मैं बात करता हूं तो मेरे को कहानी आती है कि सर अब मुझे इससे निकल के क्या मिला। अब मैं आगे, अभी क्या मेरे को मिल गई मटेरियल मिसस्टेटमेंट? द क्वेश्चन इज दिस, नहीं, आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट अभी नहीं मिलती है। अगर आपको लगता है आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट 330 से मिल जाती है, देन हमारे को कंसेप्ट में क्या करना पड़ेगा, और थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। चलो जी आगे चलते हैं। सर इससे पहले मुझे तुम्हें थोड़ा थोड़ा क्या करना चाहिए, समझा देना चाहिए सर। सर समझा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस और नो? यस। चलो आओ, क्या करें, ऐसा करते हैं, हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। चलो चलो जी। सर बताओ, देखो सबसे पहले समझते हैं मिसस्टेटमेंट्स के बारे में, मेरे साथ साथ। सर मिसस्टेटमेंट्स के बारे में बताता हूं। अब सिर्फ मिसस्टेटमेंट्स, पहले तो क्वेश्चन आता है सर कितने टाइप की होती हैं और इसको समझना कैसे है, और 315 330 कौन सी मिसस्टेटमेंट्स की बात करता है, और वो मटेरियल कब बनती है। ये सारे क्वेश्चंस का पूरा ये चार्ट तुम्हारे को सारे आंसर्स दे देगा। ठीक है सर। सर मिसस्टेटमेंट्स में सबसे पहले कहानी शुरू होती है सर किससे? पॉसिबल मिसस्टेटमेंट से। सबसे पहले कहानी किससे शुरू होती है सर? पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। सर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट क्या होती है? अब देखो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट की बात करते हैं तो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट सर यूजुअली ना, जब हमारे क्लाइंट से इनिशियल क्या होती है, कॉन्वर्सेशन होती है। जब हम क्लाइंट से क्या करते हैं, कोई इनिशियल कॉन्वर्सेशन करते हैं, जब वो हमारे पास ऑडिट लेके आता है, हम उसके फाइनेंशियल मांगते हैं, उसके बिजनेस के बारे में हम क्या लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इनिशियल कॉन्वर्सेशन में कि सर आप क्या करते हैं, कैसा बिजनेस है आपका, वो सारे क्वेश्चन। जब हम ऑडिट करना चाह रहे हैं, हमारे पास ऑडिट आया है, तो जो वो इनिशियल कॉन्वर्सेशन होगी उस टाइम पे हमारे को क्या करेगा, उस टाइम पे वो बोलता है सर मेरी ना हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन रहती हैं, हाई वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन रहती हैं मेरी, ऐसा उसने मुझे बोला।
कि सर मेरी ना हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शंस रहती हैं, अगर वो मेरे को ऐसा बोलता है कि सर, तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को क्या आएगा कि मुझे यार ये ना चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स के हिसाब से भी हो सकता है कि कैश में जितनी अमाउंट की लिमिट होती है उससे ऊपर ये ना देता हो, तो वो सारे एरियाज। तो उसी टाइम पे मेरे को मिल जाता है, पहले मेरे को आइडिया मिल जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हैं। तो मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे कुछ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। या फिर मुझे उसने बोला कि सर वहां पे ना उनका, उससे बात करते करते मुझे उससे पता चला कि सर जो हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन की जो मेरी पॉलिसी है ना सर, उसके बेसिस पे जो मैंने पॉलिसी उसकी देखी, तो मुझे नजर आया कि इसकी रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी क्या है, कॉम्प्लेक्स लग रही है। अगर कॉम्प्लेक्स लग रही है तो मेरे को कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, नाम क्या है, पॉसिबल, मतलब पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे किस चीज की, मिसस्टेटमेंट होने की, कि यार यहाँ पे हो सकती है। बिल्कुल, क्या ये मिसस्टेटमेंट है अभी नहीं मुझे पता, और ये मिसस्टेटमेंट मैं किस टाइम पे याद रखता हूं अपना, एसए 300। कहां पे सर, जब मैं अपनी प्लानिंग कर रहा होता हूं, जब मैं एसए 300 में, 300 किसका होता है, 300 इज अबाउट प्लानिंग। तो सर जब मैं अपनी प्लानिंग कर रहा हूं ना, तो 300 के अंदर प्लानिंग करते हुए मुझे वो वाले एरियाज जो से इनिशियल कॉन्वर्सेशन में या मुझे अपना प्लान बनाते हुए कहीं ना कहीं लगते हैं कि यहां पे ना कहीं चांसेस है किसका, पॉसिबिलिटी है किस चीज की, सर मिसस्टेटमेंट की। तो वो मुझे क्या करनी होती है, फर्दर टेस्टिंग में जाके, तो मैं ध्यान रखूंगा कि मुझे जब 315 में जाना है, 300 से तो रैप लगाने जाना है, तो इन वाली मिसस्टेटमेंट्स का क्या रखना पड़ेगा, एक फेयर आइडिया लेना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट है भी है या नहीं है। जरूरी नहीं है सारी मिसस्टेटमेंट जो आपको लगती है वो मिसस्टेटमेंट्स होंगी, आपको पर चेक करके ये वेरीफाई जरूर कर लेना होगा क्या, कि जो मेरे को पॉसिबिलिटी लग रही थी वो एक्चुअल मिसस्टेटमेंट में कन्वर्ट हो भी सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सर आगे पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, ये तो हो गया नंबर 1। अब आता है सर नंबर 2। नंबर 2 कौन सी होती है सर, अब नंबर 2 क्या होती है सर, नंबर 2 होती है पॉसिबल पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स। सर पॉसिबल के बाद कौन सी स्टेटमेंट आती है, पॉसिबल के बाद आती है सर पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट। सर पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट क्या हो गई, अब पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट कैसे आती है, सोचो। पॉसिबिलिटी तो हमें 300 के टाइम पे मिल गई होगी कि 300 के टाइम पे हमने प्लानिंग करते हुए हमें लगा कि कहीं ना कहीं पे कुछ एरर हो सकता है। फिर आता है सर दूसरा, जब हम 315 में पहुंच जाते हैं, 300 में तो हम आ लिए थे, अब मैं 315 में आ गया। 315 में मैं एसीपीडी के लिए क्या शुरू करता हूं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाता हूं मैं। ये क्या होता है सर ये आपने कल ही पढ़ाया सर, ये रैप होता है। तो कहीं ना कहीं जब मैं रैप लगाता हूं और मैं रैप के टाइम पे क्या करता हूं, रैप के लिए मैं 315 के अंदर कहीं ना कहीं किस बारे में बात करता हूं, इंस्पेक्शन के बारे में बात करता हूं, ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करता हूं, इंस्पेक्शन के बारे में बात करता हूं। जब मैं ये सारे एरियाज लगाता हूं तब मुझे कहीं ना कहीं पे क्या दिखता है, मेरे को इंक्वायरी करते करते लगा कि यार इनके ऊपर तो केसेस वगैरह के बारे में मुझे खबर मिल रही है। मैंने लीगल काउंसिल से कुछ इंक्वायरी करी उनके इंटरनल, या मैंने इंप्लॉय से इंक्वायरी करी, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एरियाज निकल के आए जिस एरियाज में क्या लग रहा है, जिस एरियाज में मुझे पोटेंशियल एरर, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस लग रहे हैं, मतलब मुझे पोटेंशियल नजर आ रहा है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी क्या मुझे और चेकिंग नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। मुझे उसके लिए और आगे जाना पड़ेगा, हो सकता है अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़े, हो सकता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़े, जहां पे भी मुझे लगेगा कि मुझे एक्स्ट्रा चेकिंग करने की जरूरत है। लेकिन बिकॉज मेरे रैप के अंदर मुझे कुछ ऐसे एरियाज निकल के आए ड्यू टू माय रैप जहां पे मुझे लगता है कि यहां पे पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हैं, तो वो जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट थी मेरी, जब मैं उसको रैप में लगाता हूं जाके, तो वो मेरी पोटेंशियल में भी कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि मेरे को पॉसिबल तो थी। अब मैंने रैप लगाया, रैप में मैंने एक्चुअली उनकी पॉलिसी के बारे में चेक करा, तो मुझे लगा कि यार ये तो मुझे लग रहा है पॉलिसी सही तरीके से फॉलो नहीं करते, इनका तो जजमेंट ही अलग है। जो जजमेंट एक्चुअल में होनी चाहिए वो जजमेंट तो इन्होंने यूज ही नहीं करी है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेते हुए या वैल्यूएशन को निकालते हुए। तो वहां कहीं ना कहीं मुझे क्या नजर आया, यहां पे मुझे उस मिस्टेक में पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट बनने के चांसेस होते हैं। तो पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट हमें कब पता चलती है, जब हम रैप लगाते हैं, तो हो सकता है पॉसिबल मिसस्टेटमेंट पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए, या मुझे कुछ ऐसी मिसस्टेटमेंट मिल जाए 315 में जो अपने आप में क्या होगी, पोटेंशियल होगी। तो क्या डायरेक्टली पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट भी मिल जाती है बिना पॉसिबल हुए, बिल्कुल मिल जाती है जब मैं रैप लगाता हूं। ये तो आगे मेरी 2। अब सर तीसरी की बात करते हैं, पॉसिबल और पोटेंशियल पता चल गया, बिल्कुल। अब सोचो कि सर मैंने एसए 300 प्लस एसए 315 इन दोनों ने मुझे एक पी प्लस पी दे दिया। सर पोटेंशियल, पॉसिबल प्लस पोटेंशियल दे दिया। अब इनके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, एसए 330, इनके ऊपर मैं ऐसे 330 लगाऊंगा, इनका रिस्पांस रेडी करूंगा, फर्दर चेकिंग करनी है, क्योंकि अभी तो मुझे ये तो पता है ये तो पॉसिबल है या पोटेंशियल है, पोटेंशियल तक बन गई है। लेकिन अभी क्या ये मेरी स्टेटमेंट एक्चुअली में
क्या बनने का दम रखती है? मटेरियल। तो मटेरियल के लिए पहले मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की चेकिंग करनी पड़ेगी। अब जब मैंने इसके ऊपर 330 लगाया ना, तो मैं एक्सपेक्ट करके तो बैठा था, और तुम लोग भी एक्सपेक्ट करके तो ये बैठे होगे कि यहां से क्या निकल के आ जाएगा। यहां से सर निकल के आने वाला है जो हमें चाहिए। क्यों क्या चाहिए हमें? सर मटेरियल चाहिए। लेकिन एक्चुअली में उसने बोला कि यहां से निकल के आए दो वर्ड, IM और UM। सर ये क्या हुआ? जब आपने 300 में प्लानिंग के दौरान पॉसिबल ढूंढा, नंबर 1, 315 के दौरान आपने उस पॉसिबल को या तो पोटेंशियल बनाया या आपको एक्चुअली में कुछ पोटेंशियल मिल गया, नंबर 2। ये दो मिसस्टेटमेंट्स तो मुझे मिल गई। अब मुझे लगा था मैं 330 में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाऊंगा, सब्सटेंसिव चेकिंग करूंगा, सब कुछ अच्छे से देखूंगा, एंड में बोल पाऊंगा हाँ ये मिसस्टेटमेंट मेरी मटीरियल मिसस्टेटमेंट होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको दो निकल के आया सर। एक नंबर पे निकल के आया आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। 330 ने आपको 315 प्लस 330 मिला के क्या देते हैं? IM प्लस UM देते हैं। मेरी बात याद रखना। तुम लोगों को ये पता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम लोगों को नहीं पता तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग ऑडिटर्स बनने वाले हो। सर कौन सा? पहले नंबर पे आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट IM, और U से सर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। सर ये दो चीजें मिलती मुझे किससे? 315 प्लस 330 लगा के मेरे को दो नाम मिलते हैं, IM प्लस UM। ये दो चीजें मुझे कौन निकाल के देता है? सर 315 का पूरा रैप से 330 का पूरा असेस्ड रिस्क को मैं जो रिस्पॉन्स रेडी करता हूं, मतलब फैप, उसके बेसिस पे मुझे दो चीजें निकल के आ गई, IM प्लस UM। क्या मुझे इनमें से कुछ भी MM से मैच कर रहा है? क्या IM MM होती है? नो। क्या UM MM बन रही है? नो। तो सर ये MM कहां है? सर क्या करें? मुझे मटेरियल तक पहुंचा दो, मुझे रिपोर्ट रेडी करनी है, लेकिन रिपोर्ट इतनी आसान नहीं है रेडी करनी। तभी ऐसे बिल्कुल लास्ट में आता है रिपोर्टिंग का 700, क्योंकि उससे पहले आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो सर अब इसका क्या करते हैं? सर जो अब आइडेंटिफाइड कौन सी होगी? आइडेंटिफाइड में जो भी आपने पॉसिबल बट पोटेंशियल ढूंढी वो सारी क्या हो जाती है? उनको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है कि सर ये हमें मिल गई हैं, दीज आर आइडेंटिफाइड, ये आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं। अब आइडेंटिफाइड में क्या कैटेगरी होगी? आगे जाना है कि सर इसको मटेरियल कैसे माने, बताएगा अभी अपने आप। फिर उसके बाद आया अनकरेक्टेड। अब अनकरेक्टेड को वैसे ये लेटर जाके आगे फिर वापस आके एक्सप्लेन की जाती है, मतलब फॉर इन द रेगुलर बैच इट शुड बी लाइक दैट, बट अभी मैं आपको फिर भी बता देता हूं यहीं पे। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स यूजुअली क्या होती हैं? ये प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर के बेसिस पे काउंट की जाती हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है कि प्रीवियस ईयर ऑडिट के टाइम पे कुछ ऐसे मिसस्टेटमेंट्स आपको करंट ईयर ऑडिट करते हुए कुछ लगा कि कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में तो कुछ गड़बड़ है, तो आप मैनेजमेंट को बोलते हैं प्रीवियस ईयर की आप इसे ठीक कर लो, लेकिन मैनेजमेंट ठीक नहीं करती है। मैनेजमेंट के एस्टीमेट में वो ठीक है, तो कुछ प्रीवियस ईयर की क्या है मिसस्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, लेकिन वो अभी भी अनकरेक्टेड है। मैनेजमेंट को आपने करेक्ट करने को बोला होगा, लेकिन मैनेजमेंट जो करेक्ट नहीं करता उसे क्या बोलते हैं? अनकरेक्टेड। दूसरा, कुछ करंट ईयर में ही आपको मिला लेकिन आपको लगा इतना मेजर नहीं है, तो आपने मैनेजमेंट को बोला मैनेजमेंट ये आपको ठीक कर लेना चाहिए, इसको इस तरीके से नहीं अकाउंट फॉर करना था, ऐसे करना था। कोई एक छोटी सी क्लासिफिकेशन हो सकती है या अमाउंट के अंदर मिस्टेक हो सकती है, वो आप बता देते हो मैनेजमेंट को, ठीक कर दो आप, तो वो ठीक नहीं कर रही है। तो मतलब कुछ ऐसी मिसस्टेटमेंट्स सिंपली जिनको ठीक करने को बोला गया, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो चाहे वो करंट ईयर की हो, लेकिन अब तक ठीक नहीं हुई है, उसे क्या बोलते हैं? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। तो जब मैं 330 करके बैठ जाता हूं तो मेरे पास ये दो चीजें मेरे हाथ में आती है, पूरे 330 के बाद ये दो चीजें मेरे हाथ में पड़ी होती है, एक आइडेंटिफाइड और एक अनकरेक्टेड। अब सर मुझे क्या करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा? पहले क्वेश्चन, सर मुझे करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि 700 तक जाने के लिए इसको मुझे एस से 700 में रिपोर्ट करने के लिए मुझे चाहिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि वो क्या क्या कहता है मेरे को 700 कि क्या अगर तेरी स्टेटमेंट क्या है? मटेरियल है और परवेजिव है, तो तेरा ओपिनियन एडवर्स होना चाहिए। अगर मटेरियल नहीं है और परवेजिव भी नहीं है तो तेरे को क्या देना चाहिए? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। मटेरियल नहीं है, परवेजिव है, तो तेरे को क्या देना चाहिए? क्वालिफाइड ओपिनियन। इस तरीके से उसने क्या कर दिया? पूरा का पूरा बना दिया। मतलब इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसने ये पूरा का पूरा क्या कर दिया? बना दिया। लेकिन सर ये जो मटेरियल तक पहुंचना कैसे है ये नहीं अभी तक समझ आया हमें, तो मटेरियल तक तुम्हारे को मैं पहुंचाता हूं। सर कैसे? आ जाओ सर, अब चलते हैं हमारी आगे जर्नी पे। चलिए सर, जो बात करी सर 305 में 315 कैसे हेल्प करता है? सर 315 ऑडिटर को हेल्प करता है, ऑडिटर को आइडेंटिफाई एंड असेस करने में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यस सर, रैप लगा के 330 क्या करता है? रिस्पांस रेडी करता है, परफॉर्म्स टीओसी परफॉर्म करते हैं हम, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। यस सर, टेस्ट ऑफ डिटेल। यस सर, उसके बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। यस सर, और एक और नाम आया था अदर ऑडिट प्रोसीजर। यस सर, और भी बहुत सारे नाम आएंगे अभी, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, ये सब कुछ कहानी चलेगी। इन सबका सीखना भी जरूरी है। अपने आप में एक ऑडिट प्रोसीजर को पूरी तरीके से पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी वो भी आपको
आपको पता होना चाहिए कितने तरह के प्रोसीजर है, उनकी कब कब यूज आता है। और ये सबसे अच्छा स्टैंडर्ड उसको समझने के लिए ऐसे 501। तो जब 501 समझाऊंगा तो पूरे के पूरे आपको पूरा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में जितने भी अदर, कब लगेगा ऑल्टरनेट, कब लगेगा एडिशनल, कब लगेगा अदर, इनकी कैसे समझेंगे कब लगने हैं, तो वो भी 501 का स्टैंडर्ड बहुत प्यारा है इसको समझने के लिए। चलेंगे उसके ऊपर भी। अभी क्या करते हैं सर, 315 प्लस 330 ने मुझे फाइंड आउट करके दी दो चीजें, मैंने बात कर ली, आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट जिसे आईएम बोलता हूं, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जिसे यूएम बोलता हूं। अब आता है, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ। अब मेरी कहानी है सर, मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे इनको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि किस किस मिसस्टेटमेंट में दम है क्या होने का, मटेरियल बनने का। उसके लिए सबसे प्यारा स्टैंडर्ड, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड यू शुड नो इज एसए 450। कभी भी 450 को अलग नहीं पढ़ा जा सकता, 330 प्लस 315 प्लस 330 के साथ ही पढ़ना चाहिए, विच इज इक्वल्स टू 450। तो क्या हमारी इक्वेशन के लास्ट एंड पे हम पहुंच गए हैं, एलएचएस हम पढ़ चुके हैं, इक्वल्स टू आरएचएस करने वाले हैं। आइए, तो 450 क्या कह रहा है, इवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। वो कह रहा है जो भी आपको मिसस्टेटमेंट्स मिली, आइडेंटिफाई करी आपने ड्यूरिंग द ऑडिट, मैंने बोला हाँ करी, क्या नाम दूंगा मैं बोलूंगा पॉसिबल, नो आप बोलोगे पॉसिबल और पोटेंशियल मिली थी, जिसे मैं बोलता हूं आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, और साथ में कुछ ऐसी मिसस्टेटमेंट जिसको करेक्ट करने को बोला गया लेकिन मैनेजमेंट ने नहीं करी, उसे मैं बोलता हूं अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। इन दो मिसस्टेटमेंट्स को मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि इसमें से कौन सी मटेरियल है कौन सी मटेरियल नहीं है। अब चाहा तो मैं ऐसा रहा था कि 450 तुम्हें सीधा सीधा बता देता, लेकिन 450 बोलता है अगर मैंने तुझे डायरेक्टली बता दिया ना, तो तेरे को जो तेरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, तेरी इवेल्युएशन, तेरी जजमेंट, तेरा कंक्लूजन, ऑडिटर को यही तो सीखना है, तो वो तेरा मिस हो जाएगा। तो उसने बोला, फिर मैंने बोला क्या करेगा तू, तो 450 कहता है मैं तेरे को ऐसी कैटेगराइजेशन दे दूंगा जिसमें तू अपनी आइडेंटिफाइड और अनकरेक्टेड को डाल के देख लेना, अब जो तेरे को आंसर तेरा मिल जाएगा कि ये वाली मटीरियल बनती है या नहीं बनती है। अच्छा ओके, तो सर कहां जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट पे एक बारी। ओके चलिए सर, चलो सर, एसए 315 प्लस एसए 330 से हमारे पास आया आईएम प्लस यूएम, यस और नो, यस सर। अब सर इसके ऊपर मुझे लगाना है, क्या लगाना है मुझे, एसए 450, यस यस सर। चलो एसए 450 लगाते हैं। एसए 450 क्या कहता है, वो कहता है इन मिसस्टेटमेंट को ना मैं तेरे को 3 वेज दे देता हूं, तो 3 वेज में डाल के देख ले, तेरे को पता चल जाएगा कौन सी मटेरियल है कौन सी मटेरियल नहीं है, बात खत्म। तो मैंने सर अब तक क्या पढ़ा, एक पी पढ़ा 1 पॉसिबल, एक पी पढ़ा 2 पोटेंशियल, एक पढ़ा आईएम 3, एक पढ़ा यूएम 4। तो मतलब सर मैं अब तक 4 मिसस्टेटमेंट तो पढ़ चुका हूं, टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट्स की बात करें तो पढ़ चुका हूं, यस। अब आती है नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, ठीक है। चलो सर नंबर 5 में क्या है, अब नंबर 5 पढ़ते हैं। नंबर 5 का नाम आता है फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट, नंबर 6 का नाम आता है प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, और नंबर 7 का नाम आता है जजमेंटल मिसस्टेटमेंट। ओ सर इतने टाइप्स की मिसस्टेटमेंट होती है, हमें तो आइडिया ही नहीं था, मुझे पता था तुम लोगों को नहीं होगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है लेक्चर। सर 315 प्लस 330 से रैप प्लस टैप लगा के क्या मुझे कभी भी मटेरियल मिलती है, नो। क्या मिलता है सर, आइडेंटिफाइड और अनकरेक्टेड। सर अब इनको मटेरियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको इन 3 इवेल्युएशन से पास होकर जाना पड़ेगा, जो पास कर लेगा वो मटेरियल बन जाएगा, जो पास नहीं कर पाएगा वो मटेरियल नहीं बनेगा, वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। सर मतलब तो फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट होती है जो मेरे को क्लियरली नजर आ रहा है, मतलब नो डाउट। सर कोई डाउट नहीं है, मतलब सीधा मैं आपको वहीं से पढ़ा देता हूं। चलो सर फैक्चुअल, जजमेंटल, प्रोजेक्टेड, यही बोला, यस सर। उसने बोला कि जो मिसस्टेटमेंट्स है उसको ब्रॉडली कैटेगराइज कर दिया इनकरेक्टेड और अनआइडेंटिफाइड है, मतलब अनकरेक्टेड और आइडेंटिफाइड के अंदर, और उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं सर हम उसको,
सर हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं इन तीन बेसिस पे। सर कौन कौन से हो गए? सर पहला हो गया फैक्चुअल, फैक्चुअल के अंदर अबाउट विच देयर इज नो डाउट, मेरे को कोई डाउट ही नहीं है उसके अंदर। दूसरा हो गया क्या? जजमेंटल, जजमेंटल का मतलब क्या है कि जहां पे जजमेंट के अंदर क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, मतलब मैनेजमेंट कह रही है मेरी जजमेंट के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं आप मेरी जजमेंट के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं किसी वैल्यूएशन को, किसी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर जहां जहां पे भी किसी भी एरिया के सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट रिस्क में, उन एरियाज के अंदर मैनेजमेंट की जजमेंट अलग है। वो कह रही है हमने तो एक्सपर्ट से ही पूछा, हमारे को तो ऐसा लगता है, बट मैंने कहा मैं बीइंग एन एक्सपर्ट अगर मैं नहीं होऊंगा तो जो वैल्यूएशन करता होगा, जो मेरा एक्सपर्ट अगर वो कुछ और बोल रहे तो कहीं ना कहीं मेरी और मैनेजमेंट की जजमेंट के अंदर क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। मेनली अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेकर ऐसा होता है बहुत बारी। और प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया सर? कभी कभी मैं क्या करता हूं, जब मेरे को डेटा सेट मिलता है जो बहुत मतलब जिसकी वॉल्यूम बहुत क्या होती है, हाई होती है, और वो एक ही नेचर का होता है, मतलब एक होमोजेनियस नेचर का एक डेटा है जिसका बिल्कुल बिल है, एक ही कैटेगरीज के बिल है, तो मैं क्या करता हूं, मैं उसमें सैंपलिंग मेथड लगाता हूं। हमने अभी हम पढ़ेंगे 320 है सैंपलिंग। तो सैंपलिंग मेथड क्या करती है? सैंपलिंग मेथड मेरे को प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट के लिए होती है। मैं क्या करता हूं, उस वाली कैटेगरी का एक सैंपल क्या होता है अराउंड, मैंने सोचा कि यार 1 लाख इनवॉइसेस है, मैं 10,000 के आसपास इस कैटेगरी के इनवॉइसेस को चेक करूंगा, जो भी मैंने जिस बेसिस पे मटेरियलिटी चूज करी होगी उसको पढ़ेंगे 320 में कैसे करते हैं, और मैंने उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, इस पॉपुलेशन का डिसीजन लूंगा। अगर मान लो मेरे सैंपल ने 10,000 ने बोला इसमें मिस्टेक्स मुझे नजर आ रही है, तो मैं मान के चलूंगा वो पूरे के पूरे 1 लाख के अंदर भी क्या होंगी, मिस्टेक्स होंगी। अगर वो 10,000 के अंदर मुझे कुछ भी गलत नहीं मिला तो मैं मान के चलूंगा कि उस 1 लाख के अंदर भी कुछ भी गलत नहीं होगा। तो इसे क्या बोला जाता है? प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड इन द ऑडिट सैंपल्स। तो मतलब सैंपल्स में अगर मुझे कुछ मिसस्टेटमेंट मिलेगी तो मेरे को उसकी पॉपुलेशन के ऊपर मुझे भी मानना पड़ेगा कि उसके अंदर भी ये वाले फिर पोटेंशियल एरर्स एग्जिस्ट करते होंगे। तो अब ये 3 तरीके की मिसस्टेटमेंट में हमें क्या करना होता है, हमारी ऊपर बिलीव आइडेंटिफाइड और अनकरेक्टेड को क्या करना है, डिराइव करना है। तो सर अगर तो मुझे मान लो अब मेरा पहले वाले में फैक्चुअल में क्या हो गया, क्लियरली पता चल रहा है कि इन्होंने एक्सपेंस को बुक नहीं करा, एक्सपेंस बुक करा ही नहीं है, ये तो अपने आप में आपकी क्या मिसस्टेटमेंट है सर, बुक करना चाहिए था। या फिर 5,000 की सेल्स हुई है, 50,000 का बिल काट रखा है। अगर आपने ऐसी कुछ मिसस्टेटमेंट करी है जो क्लियरली विजिबल है, जो नेकेड आई को पता चल रही है कि मिसस्टेटमेंट है, तो उस वाली कैटेगरी में क्या करेंगे सर, उस वाली कैटेगरी के अंदर हम उसे क्या बोलते हैं, फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट बोल देते हैं। दूसरा जजमेंटल मैंने बता दिया, अकाउंटिंग एस्टीमेट, और तीसरा मैंने सैंपल बता दिया। क्लियर है? क्लियर है सर। चलो तो मेरी क्या, मेरे पास 7 मिसस्टेटमेंट्स हम लोगों ने पढ़ ली, बिल्कुल सर पढ़ ली। और लास्ट वाली मिसस्टेटमेंट कौन सी होती है? 8th आपकी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो मतलब टोटल सर कितने टाइप की मिसस्टेटमेंट होती हैं? टोटल 8 तरीके की मिसस्टेटमेंट होती हैं। ठीक है, तो कोई भी कल पूछेगा तो आपको याद रखना है कि 8, ऐसा नहीं है कि उसके अलावा नहीं होते। ऐसे तो रिक्लासिफिकेशन मिसस्टेटमेंट भी वर्ड है, एडजस्टेड मिसस्टेटमेंट भी वर्ड होता है, ऐसे तो मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर, मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, ऐसे मिसस्टेटमेंट्स के वर्ड्स बहुत हैं। लेकिन जो हमारे 700 तक पहुंचाने में जो हमारे लिए रेलिवेंट मिसस्टेटमेंट है, जिसमें डायरेक्टली इंपैक्टेड बोलता हूं, वो हमारी कितने तरीके की होती है सर? 8। तो सर याद रखेंगे 8 तरीके की होती हैं। अब ये वाला ऊपर वाला टॉपिक पढ़ेंगे सर। अब आता है प्रोसीजर बता दो। 350 क्या करेगा, आपको समझाएगा कि अब आपने इवैल्यूएट जो करना है उसको 700 तक पहुंचाना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू डिस्पोज द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स ऑन ऑडिट। तो पहले किसकी बात कर रहा है? आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट की बात कर रहा है कि सर जो आपको आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट मिली उसमें उसके बारे में क्या प्रोसीजर होना चाहिए उसको चेक करने का। फिर नीचे बताएगा क्या प्रोसीजर परफॉर्म बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, परफॉर्म करेगा ऑडिटर इसके लिए। तो आइडेंटिफाइड और अनकरेक्टेड के ऊपर की जो प्रोसीजर लगते हैं वो कौन से स्टैंडर्ड में गवर्न होते हैं सर? SA 450 के अंदर गवर्न होते हैं। और उनको किस 3 पार्ट से डिवाइड करना, हमें पास करके जाना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारी, डिस्टिंग्विश करते हैं फैक्चुअल के अंदर, जजमेंटल के अंदर और सर प्रोजेक्टेड के अंदर, और फाइनली क्या बन जाती है वो हमारी। तो अगर मान लो कोई मिसस्टेटमेंट मुझे क्लियरली पॉसिबल लग रही थी कि यहाँ पे कुछ एरर है, फैक्चुअली मैंने एक्चुअली में चेक करा, इनवॉइस मेरे को 5,000 का मिला, बुकिंग 50,000 की हो रखी थी, तो मेरे को पता चल गया ये फैक्चुअल है, तो क्या मैं इसे डायरेक्टली मटेरियल बोल दूंगा? यस सर। अगर वो फैक्चुअल में आती है तो बनी जाएगी मटेरियल। जजमेंट में आती है तो जजमेंट, अगर मेरे को लगता है मेरी जजमेंट ठीक है, मैनेजमेंट नहीं मान रहा, तो भी वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? मटेरियल बन जाएगी। और प्रोजेक्टेड में अगर सैंपल में गलती होगी तो मैं पूरे एरिया को क्या मान के चलूंगा? मटेरियल मान के चलूंगा। तो इसका मतलब मैं मटेरियलिटी पे पहुंच जाऊंगा। यस सर। चलो यहीं से ही करके खत्म करते हैं। तो कह रहा है सर्कमस्टांसेस दैट में अफेक्ट द इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट। सर कभी कभी क्वेश्चन कई बार आया कि कुछ एग्जांपल्स बता दो। जब वो आपको नीचे वाला जो प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है फाइनल लेवल वाला प्रोसीजर हो जाता है, आपको है सिलेबस में, लेकिन उतनी इवैल्यूएशन आपको कहां करनी पड़ेगी? जब आप फाइनल्स में भी आ जाओगे तो भी आपको इवैल्यूएशन करनी तो वहां पे आनी चाहिए। तो कभी कभी वो 450 का उतना बड़ा क्वेश्चन पूछ के छोटा पूछ लेता है। वो क्या पूछता है कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स बता दो, ऐसे सर्कमस्टांसेस बता दो जो इफेक्ट कर सकते हैं क्या मेरी इवैल्यूएशन को। जब मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं मिसस्टेटमेंट को, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसे इफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला, मिसस्टेटमेंट अफेक्ट्स कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अदर कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स। तो कभी कभी क्या होती हैं
कुछ मिसस्टेटमेंट ऐसी होती हैं जो अफेक्ट करते हैं, मान लो कोई ऐसी चीज हुई है जो इसने मेरे रेगुलेटरी कंप्लायंस को अफेक्ट कर दिया या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करी, तो क्या वो मिसस्टेटमेंट बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। फिर जो मेक्स अ चेंज इन द अर्निंग्स और अदर ट्रेंड्स, तो ऐसी कुछ मिसस्टेटमेंट्स जो कि इसमें लेके आ रही है, कुछ अर्निंग्स में चेंज लेके आ रही है जिससे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर, इवन इफ एक छोटी सी मिसस्टेटमेंट हो लेकिन अगर वो मेरे प्रॉफिट लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का दम रखती हो, सोचो एक छोटी मिसस्टेटमेंट हो, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी है, एग्रीगेट भी नहीं हो रही है, एक इंडिविजुअल मिसस्टेटमेंट की बात करते हैं सर, एक ही तो मिसस्टेटमेंट है, हाँ एक तो है, पर वो आपके प्रॉफिट, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आना चाहिए था उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का दम रख रही है, तो क्या वो अपने आप में इतनी बड़ी मिसस्टेटमेंट नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर। फिर अफेक्ट्स रेशियो, कुछ ऐसी मिसस्टेटमेंट जो अफेक्ट कर सकती है, क्या आपकी रेशियोज अफेक्ट कर सकते हैं। यूज्ड टू वेल द फाइनेंशियल पोजीशन, जिस फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आप जो रेशियोज निकालते हो, डेटर टर्नओवर रेशियो होगी, उसके अलावा क्या होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो जाती है हमारी, डेट इक्विटी रेशियो हो जाती है, जो एक्चुअली में फाइनेंशियल रेशियोज इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पी रेशियो वगैरह, अगर ऐसी कोई है जो अफेक्ट कर सकती है उसको या कैश फ्लोज को, तो वो भी क्या हो जाएगी हमारे लिए मिसस्टेटमेंट। इवैल्यूएट करनी पड़ेगी उस मिसस्टेटमेंट को भी अपने आप, चाहे वो छोटी मिसस्टेटमेंट हो या बड़ी मिसस्टेटमेंट हो, उसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। तो ये आता है कौन कौन से सर्कमस्टांसेस या मिसस्टेटमेंट्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं, तो हमें देख क्या करना पड़ेगा। सो पहला, जो भी कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को हिला दे। दूसरा, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स या किसी कंप्लायंस को ब्रीच कर सकती है। तीसरा, जो मेरी फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर इंपैक्ट कर सकती है। चौथा, हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग मैनेजमेंट कंपनसेशन, ऐसी कोई मिसस्टेटमेंट जिससे मैनेजमेंट कंपनसेशन इंक्रीज हो सकता है, कोई लॉस से रिलेटेड। फिर रिलेट्स टू आइटम्स इन्वॉल्विंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्या अपने आप में इवैल्यूएट करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी सर। फिर ओमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन गायब हो जाए जो रिक्वायर्ड थी किसके बेसिस पे, एज पर एएफआरएफ, तो क्या उसके वो भी इवैल्यूएट करनी पड़ेगी? बिल्कुल सर। रिलेट्स टू इनकरेक्ट एप्लीकेशन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आपने कुछ, ये तो छोड़ो, अगर आपने एएफआरएफ का वो एपीएडीएईआईटी, वो बोले जो है एपीएडीएई, उनमें से कुछ भी ऐसा है जो क्या है अगर गलत हो सकता है या फिर अफेक्ट कर सकता है, तो वो सारी क्या हो जाती है हमारी मिसस्टेटमेंट्स, हमारे को इवैल्यूएट करनी पड़ती हैं, जिसमें भी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे को चाहिए थी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, अगर उसमें आपको एएफआरएफ के बेसिस पे जो है अगर वो रिक्वायर्ड है, अगर आपने वैसा कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने कम दी या फिर कुछ मिस हो गई, वो सारी मिसस्टेटमेंट्स हमारी क्या होती हैं सर, वो सारी मिसस्टेटमेंट्स को हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा। वो सारे सर्कमस्टांसेस है जो मेरी इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। Existence of any circumstances does not lead to conclusion that misstatement is material, ये बहुत प्यारी लाइन है। ये प्यारी लाइन क्या है सर, वो कह रहा है कि ये याद रखना कि अगर ऐसा कोई सर्कमस्टांस अराइज करता भी है, इसका मतलब यही नहीं मान के बैठ जाना कि ये मटीरियल होगा। मटीरियल होने के लिए पहले उसको या तो फैक्चुअल होना पड़ेगा, या फिर जजमेंटल में आना पड़ेगा, या फिर किसमें, प्रोजेक्टेड में आना पड़ेगा। अगर वो इन तीन डिस्टिंग्विश में आ रहा है कहीं पे भी और आपको मिल रहा है, तो ही आपको मानना है, क्या मानना है सर, कि ये मटीरियल है। सिर्फ सर्कमस्टांसेस होने से, कोई बोले कि यार कैसा कुछ हुआ था जिससे रेगुलेटरी ब्रीच हो गई थी, हो गई होगी, पर क्या उसके अगेंस्ट क्या मिटिगेटिंग फैक्टर ले लिए थे, क्या मैनेजमेंट ने सब कुछ ठीक कर दिया, क्या बुक्स के अंदर अकाउंट फॉर कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसका ये नहीं है, सर्कमस्टांस होने का मतलब मटीरियल होना नहीं होता। सर्कमस्टांस को आपको चेक करना पड़ेगा, फैप लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि यार ये तो मैनेजमेंट को ठीक करना था लेकिन नहीं करा, मतलब अनकरेक्टेड में रह गया, या फिर मैनेजमेंट ने एक्चुअली में करा और पता चल रहा है कि मैनेजमेंट ने सही ठीक नहीं करा, फैक्चुअल में आ गया, उस केस में आप जरूर मान के चल सकते हैं कि ये मटीरियल है। अदरवाइज until and unless only circumstantial evidences are there, you cannot claim it as material। सर ये तो लॉ की लाइन भी ऐसे ही होती है, राइट? बिल्कुल सर। चलो सर ये तो हो गया। अब आता है सर प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या परफॉर्म करेगा ऑडिटर, प्रोसीजर ये भी बता दो। किस केस में सर? दोनों केस में बता दो, आइडेंटिफाइड केस में भी, और दूसरा कौन सा केस है सर हमारा? दूसरा कौन सा केस है सर हमारा? अनकरेक्टेड का केस है। पर क्या ये सर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट बहुत है समझने के लिए, पेपर में आने के चांसेस इसमें हो सकते हैं, मतलब थोड़े से कम हो एज कंपेयर टू 315 330 वाला जो चैप्टर में से, क्योंकि ये थोड़ा सा फाइनल लेवल वाला एंगल है जो समझना पड़ता है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग और ऐसा नहीं है, आपकी बुक में नहीं है, तो हमें करना है। ठीक है, मैं कभी भी स्टैंडर्ड्स को ये नहीं मानता कि वो इंटर के लिए बने हैं, फाइनल के लिए बने हैं। स्टैंडर्ड है। अगर ऐसे 450 इज एप्लीकेबल ऑन यू, दैट मींस एंटायर ऐसे 450 इज एप्लीकेबल ऑन यू, और हमें पूरा स्टैंडर्ड आना भी चाहिए। आप लोग मानते हो कि नहीं है बात? यस सर। नहीं मानते ना, तुम लोग नहीं मानते हो। चलो सर, पहला पॉइंट क्या कह रहा है सर? प्रोसीजर बताना, प्रोसीजर पूछना चाह रहा है। ठीक है, ऑडिटर शैल एक्यूमुलेट मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट अदर देन व्हिच दोज आर क्लियरली ट्रिवियल। तो क्या कह रहा है? पहले नंबर पे तो वो कह रहा है ऑडिटर को सबसे पहले क्या करना होता है, आइडेंटिफाइड जितने भी एरियाज में से पॉसिबल वगैरह मिलती है, पोटेंशियल मिलती है, सबको पहले क्या कर ले, जितनी भी आइडेंटिफाई हुई है ड्यूरिंग द ऑडिट में, उसको क्या कर ले, एक्यूमुलेट कर ले, और उनको हटा दे जो क्लियरली नजर आ रही है कि इतनी मटीरियल नहीं है। नॉट ट्रिवियल का मतलब नॉट मटीरियल, मतलब पता चल रहा है कि छोटी सी मिसस्टेटमेंट है, इससे तो ठीक हो जाएगी, मतलब ड्यूरिंग द ऑडिट ही ठीक हो सकती है जो चीज, उसको तो हटा दो। अदर देन दैट, जो भी आपको लगता है मिसस्टेटमेंट एक्चुअल में है और जो नहीं मान रहे, जैसे जजमेंट मिस्टेक, जजमेंट से रिलेटेड हो गई कि वो तो नहीं मानेंगे, उनके हिसाब से वो जजमेंट ठीक है, तो वो आपको कैरी करके चलनी है। अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटेड आपको मिल गई, एस्टिमेट
एस्टिमेट डिस्क्लोजर सही तरीके से नहीं करेगा। ऐसी कुछ मिसस्टेटमेंट्स आपको लगती हैं जो आइडेंटिफाई हुई हैं, उसको एक्यूमुलेट कर लो सारी की सारी, मतलब सारी की सारी आईएम को पहले तो एक्यूमुलेट करके लिया, नॉन मटेरियल को हटा दे, सिर्फ मटेरियल को ले आए सर। सेकंड, ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान नीड्स टू बी रिवाइज। अब जब आप पहला अपना प्लान बनाते हो तब आपने सारे के सारे आगे एरियाज तो देखे नहीं होते, क्या होगा जब रैप लगाओगे तब कुछ नया निकल के आएगा, फैप लगाओगे तो और ही कुछ मिल जाएगा। तो जब आपको ड्यूरिंग द ऑडिट बहुत सारा कुछ मिलता है और आपके पास एक्चुअल में आइडेंटिफाइड और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आपके पास आती हैं, तब आपको ये सोचना पड़ता है, क्या ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ता है कि क्या मुझे वेदर जो मेरी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी थी या फिर जो मेरा ऑडिट प्लान था, क्या मुझे इसको रिवाइज करना चाहिए, क्या मुझे लगता है कि मुझे इसकी रिवीजन होनी चाहिए और इसको और सही तरीके से मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरे को जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मुझे एरर्स मिले हैं, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मिसस्टेटमेंट नजर आ रही हैं, इंक्वायरी में काफी बार फ्रॉड के बारे में सुनने को मिला। मतलब जो भी मैंने प्लान बनाया था वो तो ये बनाया था सब कुछ सही होगा, जैसे फाइनेंशियल दिख रही है उसके हिसाब से, बट ड्यूरिंग द ऑडिट मेरे को ऐसा रियलाइजेशन नहीं हुई। तो ऑडिटर को क्या डिटरमाइन करना पड़ता है कि क्या मुझे अपनी ओवरऑल जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है क्या वो सही थी या उसके अंदर रिवीजन होनी चाहिए, या जो मेरा प्लान था क्या मुझे अपने प्लान को रिवाइज करने का सोचना चाहिए। तो देखो ये जो आप साइड में देखेंगे, अगर आप ध्यान से जब मेरे नोट्स पढ़ रहे हैं तो 1 2 के बाद देखो ए बी है फिर 3 है, तो इसलिए याद रखना है कि मेरे जो पॉइंट्स हैं वो अब इस वाले का अपना ये पॉइंट है, ठीक है, और 3 वाला पॉइंट किसको कंटिन्यू करेगा, इसको कंटिन्यू करेगा आंसर को। क्लियर? यस सर। चलो सर, ऑडिटर डिटरमाइन क्या करेगा, ओवरऑल क्या उसे रिवाइज करनी चाहिए, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान को रिवाइज करने की जरूरत है या नहीं है। देखिए, इफ नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट इंक्लूड सर्कमस्टांसेस ऑफ देयर अकरेंस अलोंग विद अदर मिसस्टेटमेंट्स में एक्सीड मटीरियलिटी। क्यों सर, ये वाली चीज उसे क्यों सोचनी पड़ती है सर, वापस जाना क्यों सोचता है वो, क्योंकि सोचो जब आपने स्टार्टिंग में ऑडिट करने की सोची और उस टाइम पे आपने जब 320 में आप गए होगे, आपने एक मटीरियलिटी चूज करी होगी किसी भी फैक्टर पे। आप कभी मटीरियलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप सेल्स को के बेसिस पे ले सकते हो, टोटल एसेट्स के बेसिस पे ले सकते हो, जो भी मतलब बेस्ट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे ले सकते हो। अब आप उस वाले एरिया के बेसिस पे आपने जो मटेरियलिटी का फैक्टर चूज किया और उसके बेसिस पे आपने कंपैरिजंस किए, उसको आपने मटेरियल माना और आपने माना कि इतनी 10% ऑफ द रेवेन्यू से नीचे का कोई इनवॉइस होगा तो मैं ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स हैं तो उससे ऊपर के करूंगा। लेकिन जब आपने एग्रीगेशन में देखा तो आपको नजर आया कि छोटे छोटे बिल्स में ही उन्होंने सारे क्या कर रखे थे, कहीं ना कहीं पूरी की पूरी फ्रॉड वाले एरियाज है, छोटे छोटे एरर्स कर रखे थे। तो कहीं ना कहीं जब भी आप ऐसा कुछ करते हो और आपको लगता है, कब जब आपको लगता है कि क्या मैंने मटीरियलिटी सही तरीके से वैल्यूएट करी भी थी, तब आपको क्या आता है, आपको डिटरमाइन करना पड़ता है क्या मुझे अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान वापस बदल लेना चाहिए। मतलब जब भी नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ देयर अकरेंस अलोंग विद द अदर मिसस्टेटमेंट्स में एक्सीड मटीरियलिटी, अगर आपको लगता है कि ओवरऑल मिलके वो मेरी मटीरियलिटी को एक्सीड कर रहा है, जो मैंने सोचा था मटीरियल नहीं होगा, लेकिन जब वो एग्रीगेट हो रहे हैं, वो छोटे छोटे 10% वाले बिल्स आपस में मिलके मेरी मटीरियल बहुत बड़ी फिगर बन रही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से रिवाइज करना चाहिए, मुझे अपनी मटीरियलिटी को रिवाइज करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अपना ऑडिट प्लान ऑडिट स्ट्रेटजी रिवाइज करनी पड़ेगी। दूसरा, एग्रीगेट मिसस्टेटमेंट्स एक्यूमुलेटेड इज मोर देन मटीरियलिटी, मतलब जो मेरे पास टोटल मिसस्टेटमेंट्स एग्रीगेट होके आई वो मेरी मटीरियलिटी वाली अमाउंट से क्या थी, ज्यादा हो जाती। तो मतलब जो मेरा अगर मेरा ऐसे 320 मुझे फेल होता लगा, जो मैंने ऐसे 320 लगाया था, मटीरियलिटी लगाई थी, अगर मुझे लगता है कि वो मैंने जो मिस कर दिया और वो एग्रीगेट में मेरी मटीरियलिटी को क्या करके एक्सीड कर गया, तो मुझे कभी कभी क्या करना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, कंक्लूड करना पड़ता है, क्या डिटरमाइन करना पड़ता है, क्या मुझे अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान को रिवाइज करना चाहिए या नहीं। ठीक है जी। तो पहले नंबर पे क्या है, जब भी आपके पास आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट आएंगी, सबसे पहले आप सारे आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट को एक्यूमुलेट करेंगे और नॉन मटेरियल वाली को हटा देंगे। दूसरे नंबर पे आपके माइंड में आना चाहिए कि यार जो ये सारी मिसस्टेटमेंट्स आई हैं और जो भी सर्कमस्टांसेस हुए रैप के टाइम पे, फैप के टाइम पे, अब क्या मुझे अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी को रिवाइज करना चाहिए, ऑडिट प्लान को रिवाइज करना चाहिए। वो क्वेश्चन आता है, आप खुद से पूछोगे कि मेरे को क्यों लग रहा है ऐसा, तो मेरे को इसलिए लगेगा क्योंकि मुझे लगता है कि एग्रीगेटली मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने क्या कर दिया, मेरी मटीरियलिटी को क्या कर रहे हैं, वो एक्सीड कर रहे हैं। जो एग्रीगेट मिसस्टेटमेंट्स एक्यूमुलेट हुई हैं, दैट इज मोर देन माय मटीरियलिटी, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुई हैं, अकरेंस हुई हैं, क्या मुझे लगता है कि वो जो मिसस्टेटमेंट्स हैं वो क्या कर सकती हैं, एक्सीड कर सकती हैं किसको, मेरी मटीरियलिटी को, या तो कर गई हैं या कर सकती हैं किसको, मेरी मटीरियलिटी को। तब उन केसेस में मैं क्या सोचता हूं, आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट के केस में रिवाइज करने का सोचता हूं। लास्ट में मैं क्या करता हूं, कम्युनिकेट। एंड ऑफ द डे आपको जो भी मिसस्टेटमेंट मिलते हैं वो किसको कम्युनिकेट करनी होती है, TCWG को। इसका हमारा स्टैंडर्ड भी बना है जब हम 200 की सीरीज में जाएंगे। ऑडिटर कम्युनिकेट मैनेजमेंट ऑन टाइमली बेसिस, आपको टाइमली बेसिस से मैनेजमेंट को बताते चलना है। इफ मैनेजमेंट करेक्ट्स आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, अब ऐसा भी हो सकता है मैनेजमेंट बोले ठीक है सर ये एरर रह गया होगा, हम अभी ठीक कर देते हैं, तो ठीक है। ऑडिटर शैल परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, जब भी आप कोई चीज ठीक करवाते हो उसके बाद आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा के ये भी देखना पड़ता है कि वो एक्चुअली में ठीक हो गए या नहीं हो गए। तो अगर मैनेजमेंट ने बोला ठीक करा देते हैं, तो बोले आप ठीक करवा दो, मैं एक बार एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के चेक कर लूंगा कि वो एक्चुअली में सही तरीके से आपने अब उसका सही करेक्शन अकाउंट फॉर किया उसको या नहीं किया। और इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस करेक्शन, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, क्या मेरा दूसरा टॉपिक यही था, बिल्कुल। तो कुछ
आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, ये वाली किसकी बात कर रहे हैं, करंट ईयर की। करंट ईयर में कुछ मिसस्टेटमेंट मिली जो आइडेंटिफाइड थी लेकिन करेक्ट हो सकती थी, मैंने मैनेजमेंट को बोला करेक्ट करवा दो, मैनेजमेंट ने करेक्ट करवा दी, बहुत अच्छी बात है। करेक्ट करवा दी होंगी तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा लूंगा, नहीं कराई होंगी करेक्ट तो मैं उसको अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मानूंगा। और कुछ ऐसी भी हो सकती है जो प्रीवियस ईयर से मेरे पास आ रही हो, जो इस साल तक करेक्ट नहीं हुई है, जो मैंने मैनेजमेंट को बोला वो वाली भी मेरे लिए क्या रहेंगी, अनकरेक्टेड रहेंगी। अब अनकरेक्टेड के ऊपर मेरा क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए। अब सबसे अच्छी बात, मेरे आंसर को आप ध्यान से देखना सर, ध्यान से क्या देखना है, 1 2 3, इसके आगे आया 4। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का आंसर जो है वो शुरू करना है 1 से, उसका 1 भी यही है, क्योंकि क्या आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ना ठीक करना ही अनकरेक्टेड बनी। यस सर, अगर डायरेक्टली अनकरेक्टेड का क्वेश्चन आया तो क्या पता चल रहा है इंप्लाइडली ये इनकरेक्ट आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट भी पूछ रहा है। समझो पेपर कैसे घुमा सकता है, वो अनकरेक्टेड पूछेगा, आइडेंटिफाइड पूछेगा नहीं, आप सीधा डायरेक्टली अनकरेक्टेड लिखाओगे। अरे अनकरेक्टेड भी तो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट होगी ना एक टाइम पे, उसे करेक्ट करने को बोला गया और वो नहीं करेक्ट की गई, तभी तो वो क्या बनेगी सर, अनकरेक्टेड। तो आंसर कहां से शुरू करना है कि जो भी आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट हमें मिली होंगी हम उसको एग्रीगेट करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे और उसके अंदर से हम क्या निकाल देंगे, जो मटेरियल नहीं होंगी। फिर हम ये चेक करेंगे, हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या मुझे अपना ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रेटजी क्या करनी चाहिए, रिवाइज करनी चाहिए बेस्ड ऑन द मटेरियलिटी। अगर मेरा ओवरऑल टोटल जो मेरी मिसस्टेटमेंट्स हो रही है अगर मुझे लग रहा है एक्सीड कर रही है मेरी मटेरियलिटी को, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं सोचूंगा, डिटरमाइन करूंगा। मैं करूंगा या नहीं करूंगा नहीं पता, मैं डिटरमाइन करने की बात करूं कि मुझे सोचना पड़ेगा क्या मुझे रिवीजन की जरूरत है या नहीं है। और फिर मैं क्या करता हूं, टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट कर देता हूं जितनी भी मिसस्टेटमेंट मिलती है मैनेजमेंट को। कुछ ऐसी मिसस्टेटमेंट मिलती है जिसको मैं करेक्ट करवाना चाहता हूं, मैं मैनेजमेंट को बता देता हूं, अगर मैनेजमेंट एग्री कर जाता है करेक्ट करने के लिए बहुत बढ़िया, मैं एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा के चेक कर लूंगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करता है तो वो मेरी क्या बन जाती है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। और जब वो मेरी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट बन जाती हैं उसके टाइम पे मैं क्या करता हूं सर, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट में मेरा नंबर शुरू होता है 4। फिर ऑडिटर डिटरमाइन करता है वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर एक्सीडिंग मटेरियलिटी। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई जो मेरे पास अनकरेक्टेड बची अब क्या वो मेरी मटेरियलिटी को एक्सीड कर रही है, क्या मुझे फिर से रिवीजन करने की जरूरत है। तो मैं मटेरियल हमेशा 450 के साथ में कौन चलता है, 320 चलता है, याद रखना। 450 320 के साथ बने, 315 330 आपस में बने जो 450 तक पहुंचाते हैं। 450 320 को याद करके साथ में चलता रहता है। वो कहता है कुछ भी ऐसा हो रहा होगा जहां मैं मटेरियलिटी को एक्सीड कर रहा हूँ, मैं एक बारी के लिए तेरे बारे में जरूर सोचूंगा। तो इस चारों स्टैंडर्ड को ऐसे याद रखना, पेपर में आंसर अपने आप बन जाएगा। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया सर। यहां लिख लेते हैं छोटा सा कि SA 450 प्लस SA 320, ये दोनों भाई भाई, ये दोनों कौन है सर, ये दोनों भाई भाई हैं सर। ठीक है, लिख लिया। चलो सर फोर्थ में क्या कह रहा है, अब सर बात हुई कि जैसे ही मैं अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट की बात करता हूं मेरा वो प्रोसीजर क्या होगा, आइडेंटिफाइड से कंटिन्यू होगा, मैं पहुंच गया अनकरेक्टेड तक। अब मैं बोलूंगा, मैं देखूंगा ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ेगा फिर से, जो उसने आइडेंटिफाइड के लिए किया था अनकरेक्टेड के लिए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, कि क्या वो एक्सीड कर रही है मटीरियलिटी को। फॉर दैट अब वो कैसे करेगा, आइडेंटिफाइड के केस में तो उसने कैसे करा था कि एक्यूमुलेशन करके देख ली थी। अब वो करेगा कंसीडर क्या, पहले नंबर पे साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट। वो देखेगा ये जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है उसका साइज एंड नेचर कैसा है। अगर उसे लगेगा साइज एंड नेचर इतना बड़ा है कि वो मेरी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट कर सकता है, तो डेफिनेटली मुझे ये सोचना पड़ेगा मुझे मटीरियलिटी को फिर से रिवाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेकंड, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड। इसमें से वो कौन सी है जो प्रायर पीरियड से निकल के आ रही है, ये भी तो, क्योंकि देखो प्रायर पीरियड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस साल की थी, करंट ईयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रायर पीरियड मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर वो मेरी बहुत ऐसा कुछ है जो मेरा इंपैक्ट कर रहा है, मेरे पीएनएल को इंपैक्ट कर गया वो, या फिर कुछ ऐसा जिसके बेसिस पे मेरा ओपिनियन गलत जा रहा है, तो डेफिनेटली मुझे प्रायर पीरियड भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा। लेकिन मुझे उसके लिए पहले से बाइफरकेट करके देखना पड़ेगा प्रायर पीरियड की गलतियां अनकरेक्टेड कौन सी हैं और करंट ईयर की कौन सी हैं। फिर रीअसेस मटीरियलिटी एज पर SA 320, और फिर मैं चेक करूंगा क्या कि रीअसेस करके देखूंगा कि मटीरियलिटी होनी क्या चाहिए उसके बेसिस पे। तो ये सारा कुछ मैं कब करता हूं, जब मैं 450 में बैठा होता हूं और मुझे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मिलती है, तब मेरे को पहले सोचना पड़ता है क्या कि इसका साइज और नेचर कितना बड़ा है। लग रहा है बड़ा, ओके। फिर मैं देखता हूं कि इसमें से पास्ट ईयर कौन सी है, करंट ईयर कौन सी है, ओके। और उसके बेसिस पे फिर मैं क्या करता हूं, रीअसेस करने की कोशिश करता हूं, मटीरियलिटी की डिटरमाइन करता हूं कि मुझे रीअसेस करनी है मटीरियलिटी की नहीं करनी है। ठीक है सर। फिर आया फिफ्थ सर, ऑडिटर कम्युनिकेट विद द मैनेजमेंट। अब दोनों के अंदर आइडेंटिफाइड को भी कम्युनिकेट किया जाता है सर और अनकरेक्टेड को भी। यस, लास्ट का स्टेप तो यही है दोनों के अंदर, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टू करेक्ट, सिर्फ करेक्ट कर दीजिए। मैनेजमेंट एज पर मैनेजमेंट इफ दोस्त, वो कहता है यार अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इसीलिए अनकरेक्टेड रही है अब तक हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो मटेरियल ही नहीं है हमारे लिए, तो क्यों पीछे पड़ा हुआ है ऑडिटर उसके। ऑडिटर शैल ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो पहले तो मैं कहूंगा लाओ पहले तो मुझे लिख के दे दो, आप जो ये बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो ना कि ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ये मटेरियल नहीं है, पहले तो आप मुझे लिख के दे दीजिए। मैंने लिखवा लिया उनसे। अब ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू TCWG अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ। फिर मैं क्या करूंगा, तुम तो सुन नहीं रहे हो, मैं TCWG पे जाने की कोशिश करूंगा। कम्युनिकेशन चल रहा है अभी, यहाँ भी कम्युनिकेट है, यहाँ भी कम्युनिकेट है। तो पहले मैनेजमेंट को बोलो, मैनेजमेंट अगर आंसर में बोले कि मेरे लिए मटेरियल नहीं है, मैं तो
तो कुछ नहीं करूंगा, तो टीसीडब्ल्यूजी को बोल के देख लो। फिर इफ ऑडिटर कंक्लूड्स, अगर टीसीडब्ल्यूजी को भी बताया और कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ऑडिटर कंक्लूड करता है क्या कि वो उसके हिसाब से मेरे कंक्लूजन पे वो मटेरियल है या नहीं है, बात खत्म। अब ऑडिटर शैल रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द, और अगर मुझे लगता है वो मेरे लिए मटेरियल है तो मैं उसे ऐसे 700 में लेके चला जाऊंगा कि भाई ये इसको मैं क्या करूंगा, अपने ओपिनियन के अंदर डालूंगा और मेरा ओपिनियन भी इसी के बेसिस पे रहेगा। मैंने बहुत कोशिश करी तुम लोगों को बोलने की, इसे ठीक कर लो, तुम लोगों ने ठीक नहीं करा। अब इसके बेसिस पे मेरा जो भी ओपिनियन बनता होगा, चाहे वो अनमॉडिफाइड बने, मॉडिफाइड बने, क्वालिफाइड बने, एडवर्स बने, वट बने, वो मैं क्या करूंगा फिर आपको रिपोर्ट में ही बताऊंगा सीधा इसका आंसर। क्योंकि मेरे को कम्युनिकेट, मैंने दोनों को कम्युनिकेट करा, नोबडी रिस्पॉन्ड मी, मेरे लिए मटेरियल है, आप लोगों के लिए चाहिए मटेरियल हो, एंड दिस विल बी क्या होगा, मेरी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके बारे में एक कमेंट मिल जाएगा, वहां देख लेना। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा पूरा का पूरा। तो सर 450 का सार क्या है कि पहले तो वो आइडेंटिफाइड और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को तीन में डिस्टिंग्विश करता है, फैक्चुअल के अंदर, प्रोजेक्टेड के अंदर और जजमेंटल के अंदर। अब इनको करने के बाद प्रोसीजर में जब आता है, तो प्रोसीजर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ये चेक करना पड़ता है कि क्या मुझे अपनी मटीरियलिटी को रीअसेस करना है या नहीं करना है। और अगर मुझे रीअसेस करना है तो आइडेंटिफाइड में रीजन कौन से हो सकते हैं उसके, कि मुझे क्या ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रेटेजी में चेंज करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ओवरऑल जो मेरी एक्यूमुलेटेड करके आ रही है आइडेंटिफाइड, वो क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। और अगर मैं अनकरेक्टेड की बात करूं तो मैं चेक करूंगा उसका साइज एंड नेचर, मैं चेक करूंगा, ये 3 पॉइंट्स आ सकते हैं आपको कि आइडेंटिफाइड में मटीरियलिटी कैसे, वहां पे वो लिखना है। अगर मैं अनकरेक्टेड की बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट, साइज एंड नेचर के बेसिस पे, प्रायर पीरियड के बेसिस पे, और फिर मैं चेक करता हूं कि क्या मुझे रीअसेस करने की जरूरत है मटेरियलिटी या नहीं है। क्या क्या सर, वेरी इंपॉर्टेंट इज दीज 2 लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट अनकरेक्टेड में, अगर ये मिल गई। और अगर आपने कम्युनिकेट करके भी आपको लगता है मैनेजमेंट नहीं सुन रही, उनके हिसाब से इमटेरियल आ रहा है, तो अपने रिपोर्ट में ले जाओ 700 और 705 में। और अगर मैं ऊपर की बात करूं, यहां पे भी मार्क कर दो सर, नॉन मटीरियल वाली को हटाना होता है, याद रखना है। फिर रिवाइज करने की कब जरूरत पड़ेगी, जब मुझे लगता है एग्रीगेट में स्टेटमेंट ज्यादा हो जाएगी, या फिर जो मेरी सर्कमस्टांसिस मुझे ऐसा बोल रहे हैं क्या कि जो अकरेंस है अदर में स्टेटमेंट के साथ, वो भी मेरी मटीरियलिटी को एक्सीड कर सकती है। मतलब कहीं ना कहीं बाकी सारी मिसस्टेटमेंट जो अलग अलग अदर मिल रही हैं, उसके बेसिस पे लग रहा है कि ये तो एक्सीड कर जाएगा या एग्रीगेटली एक्सीड कर चुका है, और फिर वो कम्युनिकेट करेगा। अगर वो ठीक कर देते हैं तो बहुत प्यारी चीज याद रखनी है, क्या मिस नहीं करना है। अगर कभी कभी क्वेश्चन ये फोकस करेगा और ये भी बोल देगा मैनेजमेंट एग्रीज कि हाँ भाई ये मटीरियल है, हम ठीक कर देते हैं, अगर ठीक कर दी, ऑडिटर हैप्पी नहीं हो जाएगा। याद रखना, हैप्पी नहीं हो जाएगा। मैनेजमेंट ने ठीक करी है, सही ठीक करी है, नहीं ठीक करी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेरी है सर। तो मुझे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा के देखने पड़ेंगे। अनटिल एंड अनलेस मेरे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर मुझे ये नहीं बोल देते हाँ अब मैनेजमेंट ने सही काम करा है, तब तक मैं खुश नहीं होऊंगा, तब तक वो मेरे लिए मटीरियल से की डेफिनेशन से बाहर नहीं होगी। अनटिल एंड अनलेस आई मेक श्योर आफ्टर अप्लाइंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स कि हाँ नाउ मैनेजमेंट हैज करेक्टेड इट, एंड जो उन्होंने करेक्ट करा है वो भी सही तरीके से करा है। ठीक है, कभी कभी मैनेजमेंट बोल देती है सर ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक करो, मुझे दिखाओ, ताकि मैं एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा के चेक कर सकूं। तो इसमें से ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और यहां पे हमारा एंड होता है SA 315 प्लस SA 330 प्लस SA 450 विद द टॉपिक्स ऑफ टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट्स इज आल्सो कवर्ड अंडर दिस। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। 315 में रैप, तो सर एक समअप कर देते हैं। सर जो आप ये चीज करते हो ना हमारे लिए, समअप वाली, सच में सर दिल जीत लेते हो। ऐसा क्या, ऐसा क्या तुम ऐसा कहना चाह रहे हो, क्या ऐसा कहना चाह रहे हो सर, दिल जीत लेते हो बोला क्या तुम लोगों ने अभी भी? चलो जरा आ जाओ मेरे साथ जल्दी से। सर छोटा सा वो बनाएंगे, ठीक है, ऐसे 315 सर प्लस ऐसे 330 सर। 315 में सर आप आता है रैप, 330 में सर आता है फैप। जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ सर, 315 में आता है रैप, 315 में आता है फैप। सर रैप होते हैं स्क्वायर, 2 रैप होते हैं सर। एक रैप होता है APCD के लिए, एक रैप होता है इंटरनल कंट्रोल्स के लिए। इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है सर, कंट्रोल इन्वायरमेंट और कंट्रोल एक्टिविटीज। लिखेंगे मेरे साथ साथ जल्दी से, कंट्रोल इन्वायरमेंट और कंट्रोल
एक्टिविटीज सर। सर कंट्रोल एनवायरमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी। फैप में क्या होता है सर? सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, इसमें एनालिटिकल भी होते हैं, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। जब मुझे एनालिटिकली को चेक करना होता है तो सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाता हूं सर। एनालिटिकल हमें याद है, हमने करा था, बिल्कुल सर हमें याद है, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस वगैरह होती है उन केस के लिए। और इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सर, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सर और भी है जिसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क का। यस नो? यस सर। सर फ्रॉड हो गया, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होगी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वाला हो गया, अनयूजुअल होगी, सब्जेक्टिविटी होगी, रिलेटेड पार्टी होगी, वो सब मिला के सर सिग्निफिकेंट रिस्क आ जाता है। आ गया सर? बिल्कुल सर। इससे पहले जो ऊपर पड़ा है हमारे पास वो है 300, जो मुझे कौन कौन सी स्टेटमेंट देता है सर? पॉसिबल। 300 में पॉसिबल आती है सर। 315 जब रैप लगाता हूं वो बन जाती है मेरी 2 पोटेंशियल, ये 1। लिखो 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 लिखो, अपने हिसाब से लिखो, जल्दी जल्दी, मिस नहीं करेंगे कुछ भी। ठीक है सर जी, ठीक है सर। सर अब इन दोनों से निकल के क्या आया सर? अब इन दोनों से निकल के मेरे पास आ गया आई एम प्लस यू एम। आ गया सर? आ गया। अब इसके ऊपर मुझे लगाना पड़ेगा क्या सर? एस ए 450 इवेल्युएशन। किसकी करनी है सर इवेल्युएशन? आई एम यू एम की। जब मैंने इवेल्युएशन करने की सोची तो मुझे इसने क्या करा? इसने बोला 3 पार्ट्स में डिवाइड कर ले। पहले नंबर पे फैक्चुअल, दूसरे नंबर पे जजमेंटल, तीसरे नंबर पे सर प्रोजेक्टेड। फिर सर बात आई क्या? आइडेंटिफाइड में स्टेटमेंट के ऊपर कौन से प्रोसीजर। क्या मैं मान के चलूं अगर मुझे सर्कमस्टेंशियल चीजें राइज कर रही हैं और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वैल्यूएट हो सकती है मेरी स्टेटमेंट, तो मुझे डायरेक्टली मान लेता हूं? अगर कोई सर्कमस्टांस बेसिस पे मान सकता हूं कुछ मटेरियल है? नो सर। जब तक आप उसको क्या नहीं कर लेते, फैक्चुअल जजमेंटल प्रोजेक्टेड में नहीं लेके चले जाते, वो नहीं बनता, इनमें से कोई आंसर नहीं मिलता, तब तक आप उसे मटीरियल नहीं मानोगे। ठीक है सर। अब आता है सर आइडेंटिफाइड में स्टेटमेंट के बारे में। तो पहले नंबर पे नॉट ट्राइवल वाली को क्या कर देंगे? नॉट ट्रिवियल माइनस कर देंगे एग्रीगेट में से, टोटल एग्रीगेट करेंगे और नॉट ट्रिवियल वाली को हटा देंगे। हटा दिया सर। फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा मेरा ऑडिट स्ट्रेटजी या फिर मेरा ऑडिट प्लान क्या मांग रहा है? रिवीजन मांग रहा है क्या? किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन, बोलो, मटीरियलिटी, एसए 320। सर क्यों मांगेगा? अगर मुझे लगेगा अदर ऑडिट जो भी एविडेंसेस वगैरह मुझे मिले या फिर मेरे को एक्यूमुलेट करूं अगर मैं अपनी क्या स्टेटमेंट्स को, तो मुझे लग रहा है वो कहीं मेरी मटीरियलिटी एक्सीड ना कर जाए। तो अगर एक्सीड करते लगेंगे मटीरियलिटी को तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली सोचूंगा कि क्या मुझे अपना ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान क्या करना चाहिए? रिवाइज करना चाहिए। तीसरा स्टेप क्या है? कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट। क्या करना पड़ता है उनको? कम्युनिकेट टाइमली। साथ में उनको क्या करना पड़ता है कि कुछ स्टेटमेंट है जिनको आपको करेक्ट कर देना चाहिए। मैनेजमेंट बोल रही है यस कर देंगे, मैनेजमेंट बोल रही है नहीं करेंगे। यस और नो? यस सर। इसको नीचे ले आता हूं। सर आपने करेक्टेड की बात करी, मैनेजमेंट ने बोला यस हम करेक्ट करने को तैयार है, मैनेजमेंट ने बोला नो। अगर मैनेजमेंट बोलती है सर यस मैं करेक्ट करने को तैयार हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एएपीज लगा के देखने पड़ेंगे सर, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। यस और नो? यस सर। अगर मैनेजमेंट ने बोला नहीं सर मैं नहीं करूंगा, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएंगी? अनकरेक्टेड बन जाएंगी। यस सर। सर ये मेरी आ गई अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट्स। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं सर? अब अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट के केस में मेरा क्या होता है? पहला स्टेप जल्दी क्या था सर? अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट के केस में पहला स्टेप हमारा क्या था? मटीरियलिटी चेक करना ही तो था। मुझे क्या करना पड़ेगा? मटीरियलिटी असेस करनी पड़ेगी। लेकिन उसके क्या है? 3 फैक्टर्स हैं, 3 के बेसिस पे। क्या? पहला साइज एंड नेचर, साइज एंड नेचर ऑफ स्टेटमेंट। पहले मैं ये चेक करूंगा कि साइज एंड नेचर क्या है स्टेटमेंट की। दूसरा मैं क्या देखता हूं? सर मैं ही भूल गया हूं, तुम लोग बताओ मुझे जल्दी से। दूसरा मैं क्या देखता हूं? साइज एंड नेचर ऑफ स्टेटमेंट मैंने चेक कर ली। फिर सर प्रीवियस ईयर, पीपीवाई। सर क्या प्रीवियस ईयर की हैं या फिर करंट ईयर की हैं? कि इसमें से प्रीवियस ईयर कितनी है, करंट ईयर कितनी है, वो चेक कर लेता हूं। जब वो चेक कर लूंगा उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा? रीअसेस करूंगा किसको सर? मटीरियलिटी को, एज पर एस से 320।
ये जब मैंने कर लिया, इसके बेसिस पे जो भी मेरे को जो भी डिसीजन आता है मेरे को क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। किसको सर? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट क्या कर सकती है? यस और नो। यस करेगी, ठीक कर देगी, बहुत बढ़िया, क्या कर लूंगा? एएपी। नहीं करेगी ठीक, तो मैनेजमेंट क्यों नहीं ठीक करती? वो बोलती है मेरे लिए तो ये इमटेरियल है, तेरे लिए मटेरियल होगा, मैं तो नहीं ठीक करूंगा, मेरे को लग ही नहीं रही है एक्चुअली में कोई मिसस्टेटमेंट है भी है। मैंने कहा ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मैं एक और ट्राई करके देख लेता हूँ, क्या TCWG को कम्युनिकेट करके देख लेता हूँ। अगर उनकी तरफ से भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर मैं क्या करता हूँ इसको, सर मैं इसको SA 700 या फिर 705 में जाके रिपोर्ट कर दूंगा। सर 2 क्यों लिखते हैं हम 700 और 705? क्योंकि 700 के अंदर आता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, जिसमें सब कुछ सही है, कंप्लीटली ट्रू एंड फेयर व्यू, और 705 के अंदर आता है मॉडिफाइड ओपिनियन। तो अभी मैंने अपना ओपिनियन नहीं डिसाइड करा, अभी मुझे कहाँ लेके जाना है, इसलिए तो ये 700 और 705 दोनों कोट किए जाते हैं कि जब तक आप डिसाइड, जब अगर आप 100% श्योर हो कि ये मॉडिफाइड बनेगी तो 705 आएगा। अगर आपको लगता है कि मॉडिफाइड भी हो सकती है, अनमॉडिफाइड भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है जब आगे मैं जब 700 पे जाऊंगा वो क्या कह रहा है, उसके बेसिस पे डिसाइड करूंगा। तो अभी के लिए दोनों आंसर्स लिख सकते हो। क्या ये क्लियर है? यस सर। आई होप यू ऑल आर सेट विद दिस पार्ट, है ना। चलो अब इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, इसके बाद हम शुरू करेंगे बहुत प्यारी सी सीरीज, क्योंकि हम ऑलरेडी मटेरियल में स्टेटमेंट तक पहुंच गए हैं, तो 700 से बढ़िया सीरीज तो कोई हो ही नहीं सकती कंटिन्यू करने के लिए। तो नाउ वी विल बी कवरिंग एंटायर 700 सीरीज, जिसके अंदर अपने आप 200 के सीरीज के जो स्टैंडर्ड लग रहे होंगे और गोइंग कंसर्न में 570 लग रहा होगा, वो सब भी क्लब करके पढ़ेंगे एक ही जगह पे, सो दैट हमें पता हो कि जब हम स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो जहां पे जिस स्टैंडर्ड की जितनी रेलेवेंस है उतना स्टैंडर्ड उसके साथ पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट लेक्चर विल बी, और जो हमारा पार्ट होगा वो किस पार्ट का होगा? SA 700 की सीरीज का होगा। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे और दिस विल बी अ चैप्टर 8 आई गेस, ऑडिट रिपोर्ट इन योर बुक्स। ठीक है, मॉड्यूल 2 के अंदर। चलो बाय बाय।